Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we're doing chapter 8 which is economic development. हम उसमें production of crops discuss कर चुके थे last lecture तक. आज हम start करते हैं with the agricultural problems and with the issues which are faced by the general farmers which grow crops for us. So let's continue. So एग्रीकल्चरल सेक्टर में वी हैव सीन कि पाकिस्तान में इश्यूज भी हैं जो बेचारे किसान फेस भी करते हैं, जनरली भी हैं. सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट देम कि क्या चीज़ रिजल्ट करती है इन द लो यील्ड ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़. सबसे पहले डिस्कस करते हैं द पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर. वो पैटर्न मॉडर्नाइजेशन का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट हो चुका है, पाकिस्तान में भी कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेड है, बट दोज फार्मर्स विच कैन नॉट अफोर्ड और हु आर पुअर, उनके लिए दिस इज नॉट feasible. But however, use of machines and fertilizers. Obviously, जब आप machines use करते हो in the agriculture sector for harvesting, for planting, तो काम कम टाइम में होता है और कम लोगों से हो जाता है. Fertilizers, obviously, जब fertilizers देते हो ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, क्रॉप बेहतर ग्रो करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्वालिटी क्रॉप की इम्प्रूव करती है. यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स. गुड क्वालिटी सीड्स हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है या जो पोटेंशियल है लैंड का वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर एकड़ यील्ड जो पाकिस्तान की है, जो क्रॉप प्रोड्यूस करती है, वो बहुत लो है. ये जो यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स हैं वो पर एकड़ यील्ड को इम्प्रूव करते हैं, उसको बढ़ाते हैं. पेस्टिसाइड्स, ऑब्वियसली एवरी ईयर कीड़े लगने से बहुत सारी फसलें पाकिस्तान में खराब हो जाती हैं, बट पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स. वो अगर यूज किए जाएं तो उससे क्रॉप्स बच जाती हैं. हाउएवर, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है, जो कि ये है कि जब ये पेस्टिसाइड्स उस प्लांट पे लगे रह जाएं या बारिश हो या पानी दिया जाए, तो जब ये वॉश ऑफ होते हैं तो ये वाटर के अंदर, सो टू द नियर बाय वाटर सोर्स, वहां पे जाके ऐड हो जाते हैं, तो इट कैन कॉज वाटर पोल्यूशन. लेकिन स्टिल इट कैन बी यूज टू ट्रीट, जिस फसल को कीड़ा लग गया हो या कोई बीमारी लग गई हो, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव. जहां पानी की किल्लत है या पानी की स्कार्सिटी की वजह से प्रॉपर पानी फसलों को या खेती बाड़ी को नहीं मिल रहा, वहां पे कनाल सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस करना, जो कि पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस्ड है और बहुत सालों से चलता भी आ रहा है. ये पानी को रिक्वायर्ड जगह तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, दिस कनाल सिस्टम, एंड इट इंश्योर्स, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि पानी इज रिक्वायर्ड और गिवन टू द फील्ड्स विच आर देयर. वाटरलॉगिंग एंड सैलिनिटी. हमने पिछले लेक्चर्स में एक बात और भी देखी थी कि ट्यूबवेल का पानी यूज नहीं किया जाता बिकॉज इट कैन कॉज वाटरलॉगिंग और सैलिनिटी. वाटरलॉगिंग और सैलिनिटी एक ऐसा इशू है जिसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लिए जा रहे हैं. उन मेजर्स में से पहली चीज ये है कि देयर इज दिस सर्टेन टाइप ऑफ ग्रास, कुलर ग्रास उनमें से एक एग्जाम्पल है. कुलर ग्रास अगर ग्रो करो तो वो वाटर लॉगिंग को, जो जहाँ पे जिस जगह पे हुई होती है, उसको ट्रीट कर देती है. उसके बाद सैलिनिटी को भी ट्रीट किया जा सकता है. सो देयर आर वेज विच आर इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रीट द लैंड विच हैज सफर्ड वाटरलॉगिंग एंड सैलिनिटी. देन न्यू रोड्स हैव बीन बिल्ट फ्रॉम द विलेजेस टू सिटी मार्केट्स. गाँव में सड़कें बनाई गई हैं ताकि सिटी मार्केट्स तक वो किसान बेचारे आ सकें और अपनी ग्रो की हुई क्रॉप या फसल बेच के पैसा कमा सकें. सो दीज आर द वेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो इस बात को इम्प्रूव करते हैं कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े. अगर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा अहम हिस्सा है कि क्रॉप ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो भी गई तो उसको वक्त से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि अगर वक्त पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो तब भी फसल खराब हो जाती है. सो इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि उसको वक्त से ट्रांसपोर्ट भी किया जाए. अब नजर डालते हैं इस बात पे कि मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं या उस हद तक हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने से रोक रही हैं जितनी पोटेंशियल हमारी लैंड में है, उसमें सबसे पहली है लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स. लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स का मतलब ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं बेचारे, या तो वो तालीम याफ्ता नहीं है, या उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है. फाइनेंशियल क्राइसिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो जब पैसा उतना नहीं लगेगा, जब उन लोगों को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो ये नए ज़माने के तरीके यूज़ नहीं कर पाएंगे पैसे की कमी की वजह से भी और वैसे भी नॉलेज की कमी की वजह से भी, तो तब एग्रीकल्चर, जब इनपुट ही कम होगी तो आउटपुट क्या आएगी, क्रॉप्स क्या प्रोड्यूस होंगी. जब आप कुछ बोओगे नहीं तो फिर काटोगे क्या. इनएफिशिएंट यूज ऑफ कल्टिवेबल एरिया. जो लैंड जिसमें खेती बाड़ी की जा सकती है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा.
उसको प्रॉपर तरीके से इसलिए यूज नहीं किया जा रहा क्योंकि क्रॉप रोटेशन अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा दफा फसल उगाई जाए तो वो जमीन या वो मट्टी जरखेज नहीं रहती। तो इस वजह से क्रॉप रोटेशन एक ऐसा तरीका है जो अपनाया जाता है जिसमें लैंड को 4 हिस्सों में डिवाइड करके साल में 2 दफा यूज किया जाता है। मतलब अगर देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स तो 1 2 3 4, 1 और 4 एक दफा यूज होगा और 2 और 3 एक दफा यूज होगा। तो इस वजह से बहुत सारी लैंड पे कल्टिवेशन की नहीं जाती। नेचुरल डिजास्टर्स, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, सैलाबों का आना, जल्जलों का आना, ये भी इफेक्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान में इन द पास्ट देयर हैज बीन नेचुरल डिजास्टर्स जिन्होंने फसलों को तबाह किया है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, वही बात फिर, क्योंकि रिवर्स हैं लेकिन अगर उन रिवर्स की पहुंच नहीं है या एक्सेस नहीं है, कनाल सिस्टम नहीं है, पानी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने क्रॉप उगानी भी होगी, खेतीबाड़ी करनी भी होगी, तो पानी की कमी की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं देगा। और जहां पानी नहीं पहुंचेगा वहां बेचारे किसान का भी नुकसान है क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास फिर इनकम नहीं होगी। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फसल पानी के बगैर उग नहीं सकती। लैक ऑफ मॉडर्नाइज कल्टिवेशन, फार्मर्स दे आर इलिटरेट, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो वो फिर मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टिवेशन यूज नहीं कर सकते। एक नॉलेज नहीं है, दूसरा पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो ना वो हाई यील्डिंग सीड्स खरीद सकते हैं, ना वो पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं। उन बेचारों के पास तो अगर सीड खरीदने के, बीज खरीदने के पैसे हो तो यही बड़ी बात है। लैक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट से क्या मतलब है, जल्दी से बताइए। एक्सीलेंट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट से मतलब है कि कितने बैंक्स या कितनी चीजें या कितनी जगह ऐसी हैं जो आपको खेती बाड़ी के लिए लोन देती हैं, कर्जा देती हैं। गरीब किसानों के पास और कोई चारा नहीं बचता क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रेडिट नहीं है पाकिस्तान में, तो वो एंड में जाके लोकल लेंडर से पैसे मांगते हैं। वो ऐसे लोग जो उनके गांव के इलाके के होते हैं, जब वो उनसे पैसे मांगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सूद चार्ज किया जाता है, इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि उनके लिए अपनी क्रॉप उगाना और फिर उनके पैसे वापस करना एक अलग मुश्किल बन जाती है। सो ना तो वो अपने लिए खाना उगा पाता है, ना वो बेचने के लिए उगा पाता है, तो वो बेचारा वहीं का वहीं उस दलदल में फंस जाता है कि क्रॉप उगाए भी, बेच भी ना सके, तो पैसों की कमी उसके पास वहीं की वहीं रह जाए। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, अगेन एक ऐसी वजह जो आपकी ज़मीन को जरखेज नहीं रहने देती, और जब ज़मीन जरखेज नहीं होगी तो आप उसमें खेती बाड़ी कैसे करोगे। वाटर लॉगिंग, जब पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है सॉइल के अंदर कि वहाँ पे फसल ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती प्लांट्स को, रूट्स को, कि वो पानी एब्जॉर्ब करें या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करें फॉर ग्रोथ। सैलिनिटी, सॉल्ट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें जो फसल है या जो प्लांट्स हैं वो ग्रो बिल्कुल नहीं कर पाते। मूविंग ऑन, प्लांट डिजीजेस, बीमारियां, फसलों में कीड़ा लग जाना, फसलों में कोई बीमारी फैल जाना, कोई फंगस लग जाना, ये ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो पूरी फसल को, ग्रो की हुई फसल को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो जितनी मेहनत उसमें जाती है, जितना टाइम उसमें लगता है, जितना पानी उसमें लगता है, सब बर्बाद हो जाता है। सो ये एक बहुत मेजर इशू है। इसको ट्रीट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ और दूसरी और किसी ऐसी दवाई का यूज़ जिससे या तो कीड़े मर जाएं, फसल बच जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है तो किसानों को अक्सर इस इशू का भी सामना करना पड़ता है। बैकवर्डनेस ऑफ द फार्मर्स, जो कि हम इतनी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि बेचारे फार्मर तलीम याफ्ता नहीं है, मुल्क में कोई ऐसी कैंपेन्स नहीं स्टार्ट होती जो उनको इस बारे में आगाही दे सकें। वक्तन पर वक्तन ऐसे इकदाम किए गए हैं बट वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहे जितने उनको होना चाहिए। सो जब ये बैकवर्डनेस होगी और बेचारा किसान एक दलदल में फंसेगा, उसने फसल उगानी है, उगाने के लिए उसको जगह चाहिए, जगह को जरखेज करने के लिए उसको फर्टिलाइजर चाहिए, सीड उसको ऐसे चाहिए जो, मतलब हर चीज़ के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। अपनी मेहनत तो उसकी है सो है, वो पैसा देने के लिए लेंडिंग पार्टीज नहीं है तो वो लोगों से पैसा लेगा। लोगों से पैसा लेके जब उगाता है तो वो लोग इतना सूद चार्ज कर देते हैं कि उस बेचारे को वापस करने के लिए जितना कुछ उगाया होता है उससे ज़्यादा अपनी जेब से भी देना पड़ता है, तो उसके अपने पास खाने को कुछ नहीं बचता। इमेजिन कितनी गलत बात है कि जो किसान पूरे मुल्क के लिए खाना उगाता है उसको खुद को खाने को नहीं मिलता। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, ये एक और फैक्टर है कि इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनकी प्राइसेस, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल से प्राइसेस बनती है, प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से भी जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, ना फार्मर्स की और ना नेशनल लेवल पे। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, ये तो देख लिया कि बेचारे किसान को क्या इशू आते हैं, ज़मीन से रिलेटेड क्या इशू हैं, फसल से रिलेटेड क्या इशू हैं, फसल उगाने के बाद भी इशू आ सकता है, पानी की किल्लत हो सकती है।
have a look at the solution of agricultural problems. So there are these agricultural problems और इनके solutions जो हैं, let's take a look at them. Starting with, farmers should be given interest-free loans for modern technology. The use of these loans should be supervised so that these amounts are not spent extravagantly. Farmers को कर्जा देने की सहूलियात दिए जाएं और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि वो अपना पैसा उड़ा ना दें और उसी काम में यूज करें जिसके लिए उनको लोन दिया गया है. For irrigation purposes, dams should be built to store rainwater. This will help in producing electricity and also protect from the harm caused by floods. इरिगेशन पर्पसेस के लिए अगर डैम्स बना दिए जाएं तो ना सिर्फ पानी की किल्लत पूरी कर दी जाएगी बल्कि इनफैक्ट जो एक्सेस रेनफॉल से, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे जो सैलाब आने का खतरा होता है वो भी अवॉइड हो जाएगा. Third is, tubewells and wells should be established where canal water is not available to encourage farmers. Electricity should be made available for tube wells at cheaper rates. अब कुएं या ट्यूबवेल ये चीज़ें इंस्टॉल की जाएं ताकि पानी की किल्लत मैनेज की जा सके और गरीब किसान अपना जो फसल है वो उगा सकें. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाए ताकि चीपर रेट्स पे, ताकि ट्यूबवेल लगाना आसान हो जाए. Fourth is, waterlogging and salinity are a big hindrance to the road to agricultural development in Pakistan. This makes agricultural land uncultivable. To gain control over these problems, long-term planning is required so that cultivable land can be saved from harm. Measures to eradicate waterlogging and salinity should be taken. To save fertile land from erosion, trees should be planted. Waterlogging और salinity जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट है. उसको ट्रीट करने के लिए मेजर्स अपनाने चाहिए. उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो लैंड जिस पे खेती बाड़ी की जा सकती है उसको नुकसान ना पहुंचे. उसके अलावा ज़मीन को सैलाब से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. Fifth is, all cultivable land should be used. Barren and desolate land should be made cultivable. और जितनी भी ज़मीन जो खेती बाड़ी जिस पे की जा सकती है उस सबको यूज़ किया जाए और जो लैंड, जो ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा बंजर हो गया है उसको कल्टिवेबल, उसके ऊपर खेती बाड़ी की जा सके और उसको ज़रखेज़ बनाया जा सके, उसके लिए कोशिशें करनी चाहिए. To increase the per acre production of wheat, rice and other agricultural products, seeds, chemical fertilizers and scientific methods of cultivation should be encouraged. Agricultural research centers should be established. पर एकड़ प्रोडक्शन या यील्ड बढ़ाने के लिए डिफरेंट क्रॉप्स की या डिफरेंट फसलों की, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गए, तो उनके लिए हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ करने चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए और उसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर सेटअप करने चाहिए. इन सेंटर से जो रिसर्च आएगी, ये रिसर्च होगी, उससे जो आइडियाज़ आएंगे वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे. देन सेवेंथ इज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. Better legislation should be done for consolidation of land holdings. किसानों को बचाने के लिए कि उनकी ज़मीन के टुकड़े मजीद बांटे ना जा सके, बेटर तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए. Methods of protection from natural disasters like floods should be devised. To increase the depth of rivers, banks should be built on the sides of the rivers. अब ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे आप प्रिवेंशन कर सको कि अगर अल्लाह ना करे कोई नाकानी आफत आनी भी है, जैसे सैलाब है या ज़लज़ला है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई मेजर्स या कोई स्टेप्स पहले से डिवाइस किए हों. उसके अलावा जो दरिया हैं उनकी गहराई बढ़ाने के लिए उनके इर्द गिर्द जो है वो बैंक बना देना चाहिए, ऐसा बंद बना देना चाहिए जिससे दरिया का पानी बाहर ना जा सके. Then encourage farmers through higher pricing of agricultural crops. Provide farmers with free advice and basic needs so that industries based on agriculture can flourish. These industries should be established near the relevant areas. Farmers को उनकी जो agricultural crops है उनकी prices बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो prices बढ़ानी चाहिए और जब prices बढ़ जाएं तो उसके अलावा उनको farmers को support करना चाहिए, उनमें awareness बढ़ानी चाहिए ताकि वो अपना काम मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकें और उनको सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके एरिया के नियर सेटअप करनी चाहिए. ये वो सॉल्यूशंस हैं विच आर सजेस्टेड और जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.